हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं। आपकी पढ़ाई भी अच्छी ही चल रही होगी। अब तो अच्छी चलनी ही चाहिए, है ना। और कोई अपने पास में भी ऑप्शन नहीं है। और आईपीएल का खुमार थोड़ा सा कम रखिएगा, पढ़ाई की तरफ खुमार थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सेकंड फिजिक्स के जो 3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं उनको डील करेंगे। इसमें ऑप्टिक्स मेन है। ऑप्टिक्स में से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ऑप्टिक्स के बाद में आप कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, परमाणु और जो नाभिक वाला चैप्टर है वहां से भी आपको 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ऑप्टिक्स के अंदर ऐसा है कि चांसेस थोड़े कम रहेंगे, लेकिन परमाणु और नाभिक वाले में से 3 नंबर का तो आना ही आना है। तो वो वहां वाले पार्ट को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। वो क्वेश्चन जो है वो हमें अच्छे से करना है। ऑप्टिक्स के क्वेश्चन अगर आते हैं तो ये ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए 4 मार्क का पेपर सेट कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। एक और चलिए ये इतना इतना ही रखते हैं अभी। ओके, देखो बच्चों, 11वें नंबर से ऑप्टिक्स का क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है। और ये सवाल क्या है, प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो तरंगदैर्घ्य एवं आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चों ये बात ध्यान में रखिए, जब सघन माध्यम में जाएगा तो तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगी लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित। ध्यान में रखें, क्या लिखना है, तरंगदैर्घ्य क्या रहती है, परिवर्तित हो जाती है और घट जाती है, जबकि आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सवाल इतना ही था, छोटा सवाल है, सिद्ध कीजिए नहीं लिखा हुआ, नहीं तो मैं आगे भी काम करता। 3 नंबर दे तो दिए, लेकिन ये 3 नंबर का सवाल है नहीं, ये 1 नंबर का ही सवाल है। सिद्ध अगर करना होता तो हम किससे करते, हाइगेन की जो वेव थ्योरी थी ना उससे हम सिद्ध करते। उसके अंदर अपवर्तन को हमने समझाया और अपवर्तन में हमने लास्ट में ये काम किया है बच्चों कि आवृत्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। 12वां सवाल देखिए, 12वें में 2 भाग हैं। क्या है देखिए पहले, जब किसी उत्तल लेंस का निचला आधा भाग अपारदर्शी पदार्थ से ढक दें तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रतिबिंब की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि फोकस दूरी चेंज नहीं होगी। वो क्या बोल रहा है, नीचे का आधा भाग ढक दो, ये ढक दिया तो कुल मिलाकर के ये भाग है ही नहीं, ऊपर वाला भाग ही रहा। अगर ऊपर वाला भाग रहा तो लेंस की फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो पहले भी एफ थी, अभी भी एफ है। चूंकि लेंस की फोकस दूरी चेंज नहीं हो रही है तो प्रतिबिंब की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये लिखिएगा। फोकस दूरी अपरिवर्तित है, अतः प्रतिबिंब की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, तो फिर किस चीज पे प्रभाव पड़ेगा भैया, हम बोलते हैं प्रतिबिंब की तीव्रता पर। पहले चमकीला ब्राइट और बहुत अच्छा प्रतिबिंब बनता, अब उतना अच्छा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो हम बोलेंगे प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी। इसे फिजिक्स में क्या बोलते हैं, तीव्रता। प्रतिबिंब की तीव्रता प्रारंभ की तुलना में कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि पहले ज्यादा चमकीला था, अब थोड़ा कम चमकीला है, कम ब्राइट बनेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट बी पार्ट इसका, किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कांच के उत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 18 और 24 सेंटीमीटर हैं। लेंस के कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये एक अच्छा सवाल है, ये सवाल भी बहुत अच्छा था। 1 नंबर के पार्ट में ये भी आ सकता है और जो आप न्यूमेरिकल देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी धनात्मक ही होगी, ध्यान में रखिएगा। इसका वह पार्ट है
उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी और वो 20 सेंटीमीटर बोल रहा है, मैंने 20 लिख दिया। ठीक है, फिर वक्र पृष्ठ की त्रिज्याएं R1 इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर और R2 इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर आपकी बुक का ही। अब इसमें से कौन सा प्लस का और कौन सा माइनस का, तो साइड में उत्तल लेंस बना लेना। इस तरफ वाली दूरी प्लस की होगी, है ना, ये R1 है, ये कैसा होगा प्लस का, और ये वाली दूरी माइनस की होगी, ये R2 है, ये माइनस का, तो ये माइनस कर दीजिए। ठीक है, वक्रता त्रिज्याएं दे दी, तो अब वर्तनांक पूछ रहा है, म्यू या फिर एन जो भी आप लिखते हैं, है ना। तो ये फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 या म्यू 2 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, यही तो करते हैं। वैल्यू रखो, 1/20 बराबर म्यू माइनस 1 1/18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/24, ऐसा कर सकते हैं। लघुत्तम लो, क्या लेंगे, 18 चौक 72 और 34 72, ऐसा ही है। चलिए 4 + 3 बराबर क्या, 1/20, कितना 7/72। इस चीज को सॉल्व कर लीजिएगा, 72 को इस तरफ ले आओ, 7 का नीचे भाग लगा दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा और -1 कर दीजिएगा। वैसे मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें कोई त्रुटि हो सकती है, 34 72 18 18 36, हाँ 36 दोनों 72 होता है, तो मैंने ये तो बिल्कुल सही लिखा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं सही है, यही होगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई आगे देखिए, अपवर्ती दूरदर्शी का नामांकित चित्र बनाइए, इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। परावर्ती दूरदर्शी की तुलना में अपवर्ती दूरदर्शी की कोई 2 कमियां लिखिए। ये बोर्ड का सवाल है, ध्यान रखें। और अपवर्ती दूरदर्शी का नामांकित चित्र और इसका डेरिवेशन जो है वो आपको लिंक में दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ होगा जहां हमने अपवर्ती दूरदर्शी को समझा रखा है। अब अपवर्ती दूरदर्शी को बच्चों खगोलीय दूरदर्शी भी कहते हैं। कौन सी दूरदर्शी कहते हैं, खगोलीय दूरदर्शी भी कहते हैं। इसमें लेंसों का उपयोग होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसका पहला लेंस अभिदर्शक लेंस बड़ा होता है, दूसरा लेंस कौन सा होता है, नेत्रिका लेंस या नेत्रिका जिसे हम बोलते हैं, वो छोटा होता है। ठीक, तो इसका मैं आपको पूरा का पूरा एक लिंक सेंड कर रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, ये सवाल बहुत अच्छा है। हाँ, इसके ये जो बता देता हूं कि परावर्तित दूरदर्शी मतलब जिसके अंदर हम दर्पण का उपयोग करते हैं ना, वो परावर्तित दूरदर्शी है, की तुलना में अपवर्ती दूरदर्शी की कोई 2 कमियां लिखिए। तो पहली कमी क्या लिखोगे, अपवर्ती दूरदर्शी में लेंसों का उपयोग होने के कारण यह अपेक्षाकृत भारी होती है ना। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करवाने के लिए या हिलाने के लिए एक मैकेनिकल, एक यांत्रिक उपकरण की आवश्यकता होती है, जबकि परावर्ती दूरदर्शी में दर्पणों का उपयोग करने के कारण ये अपेक्षाकृत हल्के होते हैं। बात समझ में आई? चलिए, तो ये हो गया। और क्या लिख सकते हो आप ये भी लिख सकते हो कि अपवर्ती दूरदर्शी के अंदर लेंसों का उपयोग होने के कारण वर्ण विपतन एवं गोलीय विपतन का दोष पाया जाता है। कौन से 2 दोष पाए जाते हैं, वर्ण विपतन एवं गोलीय विपतन का दोष पाया जाता है। परावर्ती में ये दोष नहीं पाए जाते हैं। अपवर्ती दूरदर्शी महंगी होती है, परावर्ती कम महंगी होती है। अपवर्ती दूरदर्शी जो है उसके द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब सुस्पष्ट नहीं होता या इतना चमकीला नहीं होता, जबकि परावर्ती दूरदर्शी द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब सुस्पष्ट एवं चमकीला होता है। ठीक है, हाँ भाई आगे देखिए, निम्न को परिभाषित कीजिए। पहला पूर्णांतरिक परावर्तन नहीं आएगा, कोष्ठ से हटा दिया। दूसरा क्रांतिक कोण, ये भी कोष्ठ से हटा दिया। अपवर्तनांक ये नहीं आने वाले,
है ना। वैसे आप इन सभी की परिभाषा दे सकते हैं मेरे हिसाब से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह स्थिति जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, प्रकाश पुनः सघन माध्यम में ही लौट आता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है। फिर क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण वह कोण होता है जिस पर अपवर्तित प्रकाश जो है वह परावर्ती माध्यम की सतह पर गमन करने लग जाता है। अदरवाइज आप ऐसा लिखे, क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। सिंपल, सटीक, खत्म। वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। अपवर्तनांक क्या कहलाता है? तो हम बोलते हैं प्रकाश के वेग या प्रकाश की चालों का अनुपात ही अपवर्तनांक कहलाता है। तो आप कैसे लिख सकते हैं? किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश का निर्वात में चाल तथा प्रकाश की माध्यम में चाल का अनुपात के तुल्य होता है। ऐसा लिख करके खत्म कर दीजिएगा। फिर 15वां देखिए। 15वां सवाल अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इसका दूसरा भाग खगोलीय दूरदर्शी का नामांकित चित्र है बच्चों। ये तो पहले ही अपन डिस्कस कर चुके हैं, आपको वीडियो लिंक आ जाएगा। हाँ, देखिए इसका ए सवाल। दो पतले लेंसों की क्षमताएं दे रखी है, परस्पर संपर्क में रखे हुए हैं, संयोजन की शक्ति और फोकस दूरी ज्ञात करनी है। इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल में। इस चैप्टर में ये पार्ट सबसे बेहतर है। या तो लेंसों का संयोजन आ जाएगा डेरिवेशन के रूप में, या फिर इस तरीके का सवाल आपको देखने को मिलेगा बच्चों। ये सवाल है 15वां। F2 का मान -2d, तो फिर फोकस दूरी कैसे निकालोगे? 1/f1 + 1/f2 से। तो ये हो जाएगा 1/7 - 1/2, 7 दूनी 14। तो काम करेंगे तो यहां पर कितना आएगा? 2 - 7 -5/14। तो f का मान कितना हो गया? 14/5। क्या भाई? किसमें? मीटर में आएगा। ये मीटर में आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे काम करते हैं। पावर क्या होती है? अरे देखो, इसे कहते हैं दिक्कत, निहायत दिक्कत। मैं F1 और F2 लिख रहा हूं और मात्रक के ऊपर गौर नहीं किया। ये पावर दे रखी है आपको। ये तो बहुत सिंपल हो गया। मैं तभी मैं सोचू इतनी कैलकुलेशन कैसे की। तो P = क्या हो जाएगा? P1 + P2। पावर कितना हो जाएगा? 7 - 2, कितना बचा? 5d। ये पावर आ गया है। ठीक, चलिए पावर आ गई तो इसके बाद में फोकस क्या हो जाएगा? 1/p हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/5 मीटर, जिसे आप लिख सकते हैं 100/5 = 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, आगे देखिए 16वां। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक कोई 2 शर्त लिखिए। आ सकता है भाई, व्यतिकरण अच्छे से तैयार कर लो। व्यतिकरण आ सकता है ना। व्यतिकरण तो पूरा ही तैयार करना है। और क्या शर्तें हैं व्यतिकरण की? बहुत सारी शर्तों में से 2 शर्त में आप ये लिख सकते हैं। पहली शर्त क्या? कि दोनों प्रकाश तरंगों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो पहला आप लिखेंगे व्यतिकरण करने वाली प्रकाशिक तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या? उनके मध्य का कलांतर नियत रहना चाहिए। दूसरा क्या लिखोगे? उनके मध्य का कलांतर नियत रहना चाहिए। तीसरा क्या लिखेंगे? दोनों संकीर्ण प्रकाश स्रोत होने चाहिए। ठीक है, प्रकाश स्रोत कैसे होने चाहिए? संकीर्ण होने चाहिए, बहुत पतले होने चाहिए। ठीक, 3 हो चुके हैं। और क्या लिख सकते हो? संकीर्ण प्रकाश स्रोत एक दूसरे से बहुत पास होने चाहिए या अत्यधिक निकट होने चाहिए। S1 और S2 स्रोत थे ना, वो बहुत पास होने चाहिए। ठीक है, और पर्दे की दूरी ज्यादा होनी चाहिए। लो 5 बता दिए मैंने। फिर अगर प्रकाश ध्रुवित है तो उनका ध्रुवण तल एक ही होना चाहिए। ये करिए, बात की बातें छोड़ो, ज्यादा हो जाएगा। आपको तो 2 लिखनी थी। प्रकाश स्रोतों की आवृत्ति समान होनी चाहिए, उनके मध्य का कलांतर नियत होना चाहिए। खत्म किस्सा। कुल मिलाकर के कला शब्द प्रकाश स्रोतों।
यंग के द्विस्लिक प्रयोग में तीव्रता वितरण का आरेख, ये ध्यान में रखना, व्यतिकरण के लिए भी तीव्रता वितरण और विवर्तन के लिए भी तीव्रता वितरण अच्छे से याद कर लीजिए। चलो व्यतिकरण की बात करते हैं। व्यतिकरण में तीव्रता वितरण कैसे होता है? तो हम बोलते हैं ऐसा करो, ये तीव्रता आई और एक लाइन ऐसा खींच लो, ये मैक्सिमम तीव्रता है जिसे हम लिखेंगे 4I0, ठीक है, या फिर I1 प्लस I2 आप लिख सकते हैं, लेकिन ये 4I0 लिखो। और फिर ग्राफ ऐसा बनाओ जैसे कोई वेव बनती है ना बच्चों, वैसा वेव बनाते हुए दर्शाओ। ऐसा, ठीक है। आपको पता हो जब तरंग दैर्घ्य का मान λ/2 होता है तब क्या होता है? पहला निम्निष्ठ बनता है, और जब तरंग दैर्घ्य का मान लैम्डा होता है तो उच्चिष्ट बनता है ना। यही है, अधिकतम तीव्रता यहाँ पर होती है, ये न्यूनतम तीव्रता वाला भाग, फिर 3λ/2, ऐसा कैसा इस तरफ आओ, माइनस का λ/2, फिर माइनस का लैम्डा, माइनस का 3λ/2, इस तरफ आप पथांतर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पथांतर। और इस तरफ तीव्रता है। ये किसका है? ये व्यतिकरण का ग्राफ। किसका है? व्यतिकरण का। अब इसी की जगह पर किसका ग्राफ होता? विवर्तन का तीव्रता वक्र होता। विवर्तन का भी तीव्रता वक्र देख लीजिए, विवर्तन का कैसा आता है। विवर्तन में हम बताते हैं कि केंद्रीय उच्चिष्ट बहुत प्रभावशाली होती है, उसके सापेक्ष में अन्य उच्चिष्ट का कोई मोल नहीं होता। ये केंद्रीय उच्चिष्ट, ये क्या है? केंद्रीय उच्चिष्ट है। फिर ये प्रथम उच्चिष्ट और ये द्वितीय उच्चिष्ट आप लिख लीजिए। प्रथम उच्चिष्ट होती है कुछ किताबों में I0 डिवाइडेड बाय 22, कुछ किताबों में I0 डिवाइडेड बाय 21 लिखा हुआ है। चलिए, ये कब मिलता है? जब पथांतर λ/a होता है ना। इसमें लैम्डा होना चाहिए, पथांतर लैम्डा n लैम्डा में होना चाहिए, तब जाके निम्निष्ठ बनते हैं। फिर ये 2λ/a, ऐसा क्या? ऐसा यहाँ पर माइनस का λ/a और माइनस का 2λ/a, ठीक। तो फिर आप इनके बीच में देख लो कि क्या बैठेगा। क्या भाई? 3/2 लैम्डा। अरे इसके बीच में क्या होगा? 3/2 लैम्डा। ये अब मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन क्या लिखोगे? 3λ/2 है। ऐसे ही माइनस का 3λ/2 इधर लिख देना। फिर 5λ डिवाइडेड बाय 2 इधर, ऐसे ही 5λ डिवाइडेड बाय 2 इधर, ठीक। तो ये पता चल गया, ये इस तरीके से काम करेगा। ये किसके लिए था? विवर्तन के लिए। ये किसके लिए था? व्यतिकरण के लिए। ध्यान रखिए, यहाँ पर सभी उच्चिष्टों की तीव्रता समान होती है, जबकि विवर्तन में मात्र केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता सर्वाधिक होती है, अन्य सभी उच्चिष्टों की तीव्रता लगातार कम होती जाती है। फिर फ्रिंज चौड़ाई समान होती है, यहाँ फ्रिंज चौड़ाई समान नहीं होती, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक। यहाँ पर ये जो डार्क बनती है ना फ्रिंज, डार्क अदीप्त फ्रिंज, यहाँ अदीप्त फ्रिंज पूर्णतः काली होती है, जबकि इसमें अदीप्त फ्रिंज पूर्णतः काली नहीं होती। किसमें? विवर्तन में, ठीक है। तो ये चीजें हैं, हाँ, पता चले। अब क्या बोलना है? सवाल देखिए आगे। दो तरंगों के मध्य पथांतर एवं कलांतर के मध्य संबंध बताने वाला व्यंजक। अरे भैया वापस से सवाल आ गया ना, अपने छोटे सवालों में डिस्कस किया है ना, क्या नहीं किया? अरे कुछ ऐसा लिख करके बताया होगा भाई मैंने कि पथांतर डेल एक्स बराबर क्या होता है? लैम्डा डिवाइडेड बाय 2π इंटू कलांतर। वापस से आ गया। तो ये छोटे सवाल को ही तैयार करवा रहे हैं 3 नंबर में, ध्यान में रखो। फिर अगला देखिए 17, तरंगाग्र किसे कहते हैं? आप सभी को पता होना चाहिए। प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ जो समान कला में कंपन करते हैं तरंगाग्र कहलाता है ना। माध्यम के उन सभी कणों का बिंदुपथ जो समान कला में कंपन करते हैं तरंगाग्र कहलाता है। वापस से सुन लीजिए,
प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित माध्यम के उन सभी कणों का बिंदु पथ जो समान कला में कंपन करते हैं तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, हाइगेन के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। इसके लिए मैं आपको वीडियो लिंक शेयर कर रहा हूं, तो इसका भी मेरे को वीडियो लिंक शेयर करना पड़ेगा। आगे देखिए, कला संबद्ध स्रोतों को परिभाषित कीजिए। 18वां देखिए, अब कला संबद्ध प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, वे प्रकाश स्रोत जिनसे निर्गत प्रकाश के आवृत्ति समान एवं कलांतर नियत रहता है, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। फिर विवर्तन को परिभाषित कीजिए। अभी वापस से वही छोटा सवाल आ गया है ना, अपन ने डिस्कस किया है कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों से टकराता है तो वह अवरोधक के छायांकित भाग में प्रवेश कर जाता है। यही परिघटना या घटना क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। फिर वही ध्वनि का विवर्तन आसानी से प्रेक्षित होता है, क्यों, क्योंकि विवर्तन की आवश्यक शर्त है कि अवरोधक का आकार आपतित तरंगदैर्घ्य की आकार की कोटि का होना चाहिए एवं सामान्य जीवन में उपस्थित प्रत्येक उपकरण का आकार ध्वनि की तरंगदैर्घ्य की कोटि का या उससे छोटा होता है। इसलिए ध्वनि का विवर्तन आसानी से होता है। मतलब अवरोधक क्या है, छोटा है, तरंगदैर्घ्य क्या है, बड़ी है, काम हो जाएगा। लेकिन अवरोधक बड़ा हो और तरंगदैर्घ्य छोटी हो तो विवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, सामान्य या दैनिक जीवन में उपस्थित अवरोधकों का आकार ध्वनि की तरंगदैर्घ्य की कोटि का या उससे कम होता है, अतः ध्वनि का विवर्तन आसानी से प्रेक्षित होता है। अच्छा सवाल है। हाँ भाई, 19वां देखिए, 1.6 तथा 0.4 मात्रक तीव्रता के दो कला संबद्ध स्रोत पर्दे पर व्यतिकरण प्रारूप उत्पन्न करते हैं। तीव्रताएं दे रखी है दो की, I1 का मान 1.6 और I2 का मान 0.4 मात्रक। ठीक है, मात्रक लगा दीजिए। इन बिंदुओं पर तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जहां स्रोतों से पहुंचने वाली तरंगों में पथांतर उनकी तरंगदैर्घ्य का 1/6 हो। ओके, ऑलराइट, पथांतर क्या दे रखा है, पथांतर डेल x बराबर 1/6 लैम्डा दे रखा। ठीक है, और आपको जहां पथांतर 1/6 लैम्डा है ना, वहां तीव्रता ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे भैया, पथांतर दे रखा है और पथांतर बराबर क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा, सॉरी गलत लिख दिया, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू कलांतर होता है, और हमें कलांतर ही निकालना है, फाई निकालना है इस केस में। ठीक, पथांतर का मान कितना, लैम्डा बाई 6 बराबर लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू कलांतर को मैं लिखता हूँ फाई। लैम्डा से लैम्डा की रामायण गई, इसको मैं 3 बना दिया तो पाई ऊपर गया, तो ये हो गया पाई बाई 3। उस स्थिति पर कलांतर का मान कितना है, पाई बाई 3 रेडियन। तो तीव्रता क्या होगी, I इज इक्वल्स टू होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और बाहर है cos फाई। ठीक है, I1 का मान 1.6, 0.4, 2, 1.6 गुणा 0.4। ठीक है, और cos पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब कितना हुआ, cos 60। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो ये तो हो जाएगा 2 है ना, और ये 2। अब 1.6 को 0.4 से, तो 1600 होता है 64, और ये हो गया 0.64। 0.64 का क्या करना है, अंडर रूट, तो क्या आएगा, तो आप देखेंगे कि 0.8 को अगर मैं 0.8 से गुणा करूं तो मेरे पास में 0.64 ही आता है, यही आता है। तो हमने बाहर क्या निकाल लिया, 0.8 निकाल लिया, इनका 0.8 आ गया, और इसका क्या है 1/2, 2 से 2 का है, 2 इसका 0.8 इसका, तो ये कितना हो गया 2.8।
परिणामी तीव्रता वहां पर कितनी होगी बच्चों? 2.8 होगी, ध्यान में रखें। ठीक है, तो यही बात है भैया। आगे देखिए। आगे 20वां सवाल। यंग के द्विझिरी प्रयोग में झिरियों के मध्य की दूरी 0.28 mm। झिरियों के मध्य की मतलब दोनों प्रकाश स्रोत S1 और S2 के बीच की दूरी कितनी है? 0.28 mm है, मतलब स्मॉल डी की वैल्यू। ये सवाल जो आगे हम पढ़ रहे हैं, मतलब अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कर लीजिएगा। जो अब मैं सॉल्व करूंगा इस सवाल को कर लीजिएगा, ये सवाल आने के चांसेस हैं, इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। क्या बोल रहा है? तो भैया झिरियों के मध्य की दूरी स्मॉल डी बराबर 0.28 mm, मतलब 10 की घात -3 मीटर। फिर 20वां सवाल ये, पर्दे की दूरी 1.4, पर्दे की दूरी होती है बच्चों कैपिटल डी, ये है 1.4 मीटर। फिर केंद्रीय दीप्त से चौथी दीप्त फ्रिंज की दूरी, केंद्रीय दीप्त से चौथी दीप्त एक्शन, वो भी दीप्त के लिए, ठीक है, और वो भी कौन सी है? X4 है बच्चों। और इसकी दूरी कितनी है? 1.2 सेंटीमीटर। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या चीजें? देखो दीप्त प्रकाश के लिए हम क्या यूज करते हैं? n, समझना, n लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d यूज करते हैं, अगर आपको पता हो तो। बराबर कितना है? 1.2 सेंटीमीटर है, तो 10 की घात कितना? -2। n का मान कितना? 4। लैम्डा ज्ञात करना है। कैपिटल D का मान कितना? 1.4, 1.4 1.2 है, 1.4। फिर ये कितना है? 0.28 गुणा 10 की घात -3 बराबर 1.2 गुणा 10 की घात -3। ठीक है, अब जो रामायण जैसे जैसे कटती है वैसे वैसे काट दीजिए। मैं इसका पॉइंट डाऊंगा, नीचे 10 से गुणा करूंगा, इसका पॉइंट डाऊंगा और ऊपर 100 से गुणा करूंगा। 14 दूना 28 होता है, 2 को इससे काटेंगे तो इधर 2 आएगा। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं भाई रामायण को। तो 1 0 से 1 0 तो ये काट दो, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, तो 10 की घात प्लस का 3, 10 की घात प्लस का 3 और ये 10, 10 की घात 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना? 2, और ये क्या? लैम्डा बराबर कितना है? 1.2 गुणा 10 की घात -, ऐसा ही है। इससे इसको काटा तो 0.6 आया गया। चलो तो लैम्डा बराबर आया 0.6 गुणा 10 की घात -2 डिवाइडेड बाय 10 की घात 4, जिसे मैं लिख सकता हूँ 0.6 गुणा 10 की घात -6 बराबर क्या? 0.6 माइक्रोमीटर। अरे यही तो हुआ, कही देता हूँ 10 की घात -6 क्या होता है? माइक्रो होता है ना। इस तरीके से सोल्व करोगे, और ये सवाल अच्छे सवाल। इसकी जगह वो फ्रिंज चौड़ाई दे सकता था कि फ्रिंज चौड़ाई इतनी है, तो फ्रिंज चौड़ाई अगर इतनी है तो फिर आप यहां से काम करते हैं, लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी से। ठीक है, अच्छा सवाल है। 21वां देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस दिशा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये सवाल बहुत बढ़िया है। 13.6 प्लस का इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होती है? प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? दुगनी इसकी, ये ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा में संबंध क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इनटू nth ऑर्बिट क्या होता है? माइनस का En, जो भी टोटल ऊर्जा होती है उसको माइनस से गुणा कर दो। पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा किसी भी ऑर्बिट के अंदर वो होती है दुगनी कुल ऊर्जा की, कुल ऊर्जा की। आपको क्या पूछ रहा है? गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो गतिज ऊर्जा के लिए क्या करोगे? तो हमने लिखा माइनस, और टोटल एनर्जी कितनी देर की है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्थितिज ऊर्जा पूछता तो वो भी निकाल सकते थे ना, है ना। ये सवाल अच्छा है, मैंने करवाया भी था। आगे देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के लिए रिडबर्ग का सूत्र लिखिए। अब
अरे एक मिनट, इसमें 3 कैसे दे दिए? 1 + 1 + 3, भगवान ही मान ली जाएगा तो। हाँ भाई, अब रिडबर्ग का सूत्र देखो बच्चों, ऐसे तो याद रखता नहीं है, सही बताऊं तो। ये तो बोल रहा है ना रिडबर्ग का, एक मिनट, हाँ रिडबर्ग का सूत्र ही पूछ रहा है, ऐसे याद रहता नहीं है, लेकिन इसे निकाला कैसे जा सकता है वो थोड़ी बहुत रामायण हम देख सकते हैं। देखो आप सभी को पता है कि En2 माइनस En1 इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है ना, और E इज इक्वल्स टू क्या होता है, वो कुछ ऐसा होता है Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय N स्क्वायर R डैश। ये हम हमेशा से लिखते हुए आए हैं, है ना, Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय N स्क्वायर R डैश। अब ये R डैश क्या है, ये भी हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो R डैश का भी खुद का एक फॉर्मूला है, वो कहाँ से आया, चलो वो रामायण में बता देता हूँ, शुरुआत से चालू कर देते हैं। हाँ भाई, तो ऊर्जा जो होती ना वो होती है 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट Z E स्क्वायर डिवाइडेड बाय RN होती है, और यहां पर माइनस लिख सकते हैं। ये ऊर्जा का फॉर्मूला है किसी में भी ऑर्बिट के अंदर, है ना, कुल ऊर्जा का फॉर्मूला है। फिर Rn को सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1/, देखो मेरे को चीजें जो है वो फॉर्मूलाज वैसे याद नहीं रहते, लेकिन मैं डेरिवेशन से आसानी से काम कर पाता हूँ। तो आप भी ऐसा काम कर सकते हैं, रफ में छोटा सा ही पार्ट करना पड़ता है। Rn क्या होता है, तो Rn का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z R नॉट, ठीक है, n स्क्वायर ऐसा का ऐसा डिवाइडेड बाय Z, और R नॉट का मान जो है वो एक छोटी सी वैल्यू जो है वो आपको हमेशा क्या रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई m e स्क्वायर, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, R नॉट की वैल्यू है। हाँ भाई Z ऊपर गया, Z स्क्वायर हो जाएगा, m और e स्क्वायर भी कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय N स्क्वायर पाई m e स्क्वायर ऊपर चला गया, है ना, और एक e स्क्वायर यहाँ पर भी था, तो ये हो जाएगा e की पावर क्या 4, और नीचे क्या रह गया, एप्सिलॉन नॉट और h स्क्वायर, ये क्या है, En है ना, ये पूरी की पूरी चीज क्या है बच्चों, En है, और वो भी कैसी, माइनस की। चलिए अब मैं इसे थोड़ा सा तसल्ली से लिखता हूं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट गुणा होकर के क्या हो जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो तरीका अगर मैं देखूं तो ये कुछ ऐसा है, Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय N स्क्वायर माइनस का 1/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर नीचे, और ऊपर अगर आप देखें तो m e टू दी पावर 4 आ रहा है। डन, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलो अब हम इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ये En2 है, तो मैं इसे लिखूंगा माइनस का Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 का स्क्वायर m e टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, माइनस और फिर वापस से ये वाला, और n1 लिखोगे Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वायर m e टू दी पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, h न्यू, दैट इज hc डिवाइडेड बाय लैम्डा, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अब हम देख रहे हैं कि Z स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है, ये सारी चीज को कॉमन लिया जा सकता है, ये ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस का Z स्क्वायर m e टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, इसको कॉमन लिया, ठीक है, इसको क्या ले लिया बच्चों, हमने कॉमन ले लिया, ओके। यहाँ पर मैं माइनस को खा गया हूँ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो फिर माइनस को कॉमन मत लो,
माइनस ऐसा कैसे रहने दो। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप इस चीज को लिखेंगे, तो ये आएगा 1/n1 का स्क्वायर और फिर आएगा माइनस का 1/n2 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। चलिए काम करते हैं, इस h और c का भाग लगाओ तो h तो हो जाएगा h क्यूब और c और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा देखना z स्क्वायर m e टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 c एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h क्यूब 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/लैम्डा। ठीक है, गौर कीजिए z और ये वाली चीज होती है r, रिडबर्ग नियतांक, ये है रिडबर्ग नियतांक। यहां से आपको बस ये काम करना पड़ेगा, और वैसे भी रिडबर्ग नियतांक ऐसे ही सभी को याद रहता है। ठीक है, तो रिडबर्ग नियतांक कितना, m e टू द पावर 4 8c डिवाइडेड बाय 8c एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। आपकी बुक में जो है ना वो शायद एप्सिलॉन नॉट ही है, किसी बच्चे ने मेरे को पूछा और आप कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन निकलेगा ऐसे, ये तरीका है ना। तो रफ में ये काम कर लीजिएगा, रिडबर्ग नियतांक पूछा था तो ये उतार दीजिएगा, और वैल्यू इसकी वैल्यू होती है r की 1.097 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 पर मीटर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू लिख दीजिएगा। m क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, e इलेक्ट्रॉन का आवेश, c प्रकाश का वेग, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता और h क्या है, नियतांक है। अब प्लांक कांस्टेंट लिख लीजिएगा ना। आगे 13 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की रेखाओं की अधिकतम एवं न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ले भाई साहब, और ऐसा ही लाइमन श्रेणी के लिए भी है, तो भैया मैं एक करवा देता हूं, बचा हुआ आप खुद कर लोगे ना। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं निम्नतम तरंगदैर्घ्य या लघुतम तरंगदैर्घ्य। तो लघुतम तरंगदैर्घ्य कब प्राप्त होती है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अनंत से आता है, और अधिकतम तरंगदैर्घ्य कब मिलेगी, जब इलेक्ट्रॉन जस्ट ऊपर वाले कक्षक से, है ना। सबसे छोटी वाली तरंगदैर्घ्य या सबसे लघु तरंगदैर्घ्य कब, जब अनंत से आता है, ऊपर से, बहुत ऊपर से आता है। ठीक है, और सबसे बड़ी वाली तरंगदैर्घ्य या मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य कब मिलती है, जब वो जस्ट ऊपर वाले कक्षक से आता है, ध्यान रखिए। अब आपको काम किसके लिए करना है, बामर श्रेणी के लिए। मैं लाइमन के लिए कर दूं क्या, सिंपल रहता है लाइमन के लिए, तो मैं लाइमन वाला बता देता हूं, बामर का आप खुद कर लो। चलो, तो लाइमन के लिए n1 की वैल्यू फिक्स है बच्चों 1, जैसे बामर के लिए फिक्स है 2, है ना। बामर दूसरे कक्षक के लिए, n2 की वैल्यू तो चेंज होगी। तो जब आप तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं, वो भी मिनिमम के लिए, तो मिनिमम में इलेक्ट्रॉन आता है कहां से, अनंत से। तो इस केस में लैम्डा मिनिमम हम कुछ ऐसा देखेंगे बच्चों, क्या r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, r ऐसा का ऐसा, n1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, n2 का स्क्वायर मतलब अनंत का स्क्वायर, जो कि 0 हो जाएगा क्योंकि 1/अनंत 0 होता है। तो ये हो जाएगा r बराबर 1/लैम्डा मिनिमम। तो लैम्डा मिनिमम बराबर कितना आएगा देवताओं, कितना, 1/r। 1/r मतलब 912 एंगस्ट्रॉम, ध्यान रखें। मैक्सिमम के लिए ये तो पहला केस है, दूसरा केस देखो, लैम्डा मैक्सिमम। लैम्डा मैक्सिमम क्या होता है, तो हम बोलते हैं इसके लिए, अरे ये तो अनुपात ही पूछ रहा है ना, चलो बता दो। लैम्डा मैक्सिमम के लिए क्या होगा, तो हम बोलते हैं लैम्डा मैक्सिमम के लिए n2 का मान जस्ट ऊपर वाला कक्षक, तो 1 का जस्ट ऊपर वाला कक्षक कौन सा है, 2 है। ठीक है, चलिए काम करो भाई। तो 1/लैम्डा मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, 1/r, सॉरी 1/r नहीं, r n1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर और n2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 1 में से 1/4 को घटाओगे तो 3/4 आएंगे, तो ये आएगा 3/4 और यहाँ पर आएगा r। तो लैम्डा मैक्सिमम क्या होगा, लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगा 4/3r, और 1/r होता है 912,
तो 4/3 को किससे गुणा करो, 912 एंगस्ट्रॉम से, कितना आएगा 304, और ये हो जाएगा 1216 एंगस्ट्रॉम। और फिर आप अनुपात निकाल दीजिए, लैम्डा मैक्सिमम डिवाइडेड बाय लैम्डा मिनिमम कर दीजिए, भाग लगा करके देखें आंसर आएगा। एक तरीका तो ये अनुपात निकालने का। ये तरीका वैसे कब कारगर है, जब आपको न्यूनतम और अधिकतम तरंगदैर्घ्य पूछे ना, तब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया है, अच्छे से काम होगा। चलो अनुपात पूछे ना तो आप डायरेक्ट क्या काम करो वो समझिए। अनुपात में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि कब n2 अनंत है, कब n2 2 है। तो ध्यान में हमने ये लिखना है कि जब मिनिमम की बात करेंगे तब n2 बराबर कितना लिखेंगे, अनंत लिखेंगे, और जब मैक्सिमम की बात करेंगे तब n2 बराबर कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। लाइमन श्रेणी के लिए काम करो, हमें क्या करना है, लैम्डा मैक्सिमम डिवाइडेड बाय लैम्डा मिनिमम करना है ना, तो हमने लिखा 1 लैम्डा मिनिमम डिवाइडेड बाय 1 लैम्डा मैक्सिमम, और इनके फॉर्मूले लिखो। 1 लैम्डा क्या होता है, r 1/n1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस 1/n2 का स्क्वायर मतलब अनंत का स्क्वायर, बटे r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ऐसा करो, r से r कैंसिल, ठीक है। लैम्डा मैक्सिमम कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, और मिनिमम कहाँ चला गया, नीचे चला गया। चलो ये तो कितना हो जाएगा, 0, ऊपर बचा कितना 1, नीचे देखो 1 में से 1/4 गया तो कितना बचा, 3/4, 4 कहाँ गया ऊपर, तो ये हुआ 4/3। ये लो अनुपात, ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल। तो दोनों तरीके से कर सकते थे, आना इतना ही। तो 23वां और 24वां कर लोगे। 24वां मैंने बता दिया, 23वां बामर श्रेणी के लिए था, n1 का मान कितना रखोगे बामर के लिए, 2, n2 का पहले केस में अनंत और दूसरे केस में 3 रखोगे, है ना, जस्ट ऊपर वाले में 3 आएगा। हाँ भाई 25वां, बोर मॉडल की प्रथम व द्वितीय परिकल्पना लिखी है। परिकल्पना तो आप सभी को पता है, पहली में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन को दिया गया क्या बच्चों, अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं नाभिक के आवेश के मध्य कार्य करने वाले कूलाम्ब बल द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये पहला नियम था, और इस पहले नियम का फॉर्मेट जरूर याद रखिएगा, क्या था, mv² डिवाइडेड बाय r इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ze² डिवाइडेड बाय rn का स्क्वायर। ये चीज याद ही रखोगे, ये लिख करके आओगे, और क्या बोलोगे, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल नाभिक के आवेश एवं इलेक्ट्रॉन के आवेश के मध्य लगने वाले कूलाम्ब बल द्वारा संतुलित होता है, या विकिरण द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा अभिक्रिया भी पूछ रहा है, वो क्या था कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ये चीज उतार के ही आओगे। इलेक्ट्रॉन जिन स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में घूर्णन करता है उनके लिए आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का क्या हो, पूर्ण गुणज हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जहां इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। 4π मत कर दीजिएगा, रामायण खत्म हो जाएगी। हाँ भाई ओके, बीच में मैंने एक सवाल छोड़ दिया है 22वां। चलिए 22वां भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। इससे पहले एक बार 27वें और इनको 26वें को देख लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था मतलब n=1 से तृतीय अवस्था तक उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था मतलब n1=1 में है, और उसे तृतीय कक्षा बोल रहे हैं, तृतीय अवस्था उत्तेजित। तृतीय उत्तेजित अवस्था कौन सी होगी वो समझिए। तो ये इसमें तो वो पहले से है, पहली उत्तेजित अवस्था, दूसरी उत्तेजित अवस्था और तीसरी उत्तेजित अवस्था। तो आपको पता चल गया होगा कि n2 का मान कितना है, 4 है।
तो इससे इस तक भेजने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, डेल ई बराबर क्या, ई एन टू माइनस ई एन वन, ई एन टू मतलब ई फोर माइनस क्या, ई वन। क्लियर। चलिए ई एन टू कैसे निकालोगे बच्चों, ओहो हाइड्रोजन के लिए तो निकालना है ना, क्या होता है कुछ ऐसा, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जब आप ऊर्जा निकालते हो ना तो वो होती है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। तो एन का मान 4 रख दिया माइनस, और फिर एक माइनस फॉर्मूले का डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। 16 का भाग लगाओगे, यही तो 16 का भाग लगाओ तो ये 0.85 आएगा, और ये प्लस का 13.6 हो जाएगा। और वैसे भी आपको याद रहनी चाहिए ऊर्जा, तो इसमें 13.6 आ जाएगी, इसमें 3.4 आ जाएगी, इसमें 1.51 आएगी, और इसमें 0.85 आएगी, माइनस में लगा दीजिएगा। ठीक है, सॉल्व कर लोगे मेरे हिसाब से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा आएगी, ये इस तरीके से कैलकुलेट होगा। बोल दो आगे। देखिए ये लास्ट सवाल है आज का, क्योंकि 28वें से जो है वो फिर कौन से 7वां चैप्टर चालू हो जाएगा। ये मैं करवा चुका हूँ बच्चों 7वां चैप्टर पूरा, और कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो मैंने नहीं करवाया होगा। 7वां चैप्टर देखिए, और 7वां क्या, ये 27वां सवाल देखिए। 27 में क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की तृतीय कक्षा की त्रिज्या 4.77 एंगस्ट्रॉम है, तो प्रथम कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। लो, कौन सी श्रेणी में पराबैंगनी और दृश्य क्षेत्र में होती है, कौन सी श्रेणी भाई, पराबैंगनी में तो होती है लाइमन, और बामर होती है दृश्य में, वो तो आंसर मिल गया। और आपको क्या बोल रहा है, चौथी की तृतीय कक्षा की त्रिज्या 4.77 है। अब त्रिज्या का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और हाइड्रोजन के लिए दे रखा है ना। चलो, तो त्रिज्या होती है आर एन, आर एन बराबर होता है एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड आर नॉट, या फिर आर वन, या फिर आर वन भी लिख सकते हो, क्योंकि आर नॉट और आर वन बराबर होता है। आपको पहली कक्षा की त्रिज्या निकालनी है, इसलिए मैं आर वन लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन के लिए जेड का मान 1 होता है, और कौन सी कक्षा के लिए, तीसरी कक्षा के लिए दे रखा है उसने आर एन का मान, तो हमने लिखा R3 बराबर 3 का स्क्वायर R1, है ना। इस R3 का मान दे रखा है कितना, 4.77, ठीक है, एंगस्ट्रॉम बराबर क्या, 9 R1, तो R1 बराबर हो जाएगा 4.77 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। हाँ भाई, अब जो 22वां सवाल एक रह गया था वो सवाल देखिए बच्चों। ये सवाल बहुत बढ़िया है और इवन आपकी बुक का ही है। ऐसे इसमें संक्रमण दे रखे हैं दो, यहाँ पे 2e लिखा हुआ है, 5/4, ये इस तरीके का आपकी बुक में भी क्वेश्चन है। एग्जैक्ट ऐसा हो पता नहीं, लेकिन ऐसा सवाल है। क्या बोल रहा है, चित्र में जब कोई इलेक्ट्रॉन 2e से e में आता है, 2e से e में आता है, तो तरंगदैर्घ्य लैम्डा का फोटोन उत्सर्जित करता है। तो इस समय लैम्डा का फोटोन उत्सर्जित किया। यदि यह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा 5/4 e से ऊर्जा e में संक्रमित करे तो उत्सर्जित फोटोन की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो। ले, यहाँ पे लैम्डा है तो यहाँ पर लेफ्ट सपोज करो लैम्डा 1 है, ये कितना होगा वो पूछ लिया। चलो करेंगे भाई, काम तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए अगर मैं काम करूँ, इसके लिए तो समझिए मेरे को क्या पता होना चाहिए। तो हमने बोला En2 माइनस En1, समझना, En2 माइनस En1 इज इक्वल्स टू होता है Hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। H न्यू होता है, दैट इज Hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। En2 जो है कितना, 2e, 2e माइनस En1 जो की है e, बराबर कितना, Hc डिवाइडेड बाय तरंगदैर्घ्य, तो लैम्डा का ही उत्सर्जित कर रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं। 2e माइनस e कितना हो गया, e, तो e का मान कितना आ गया बच्चों, Hc डिवाइडेड बाय लैम्डा आ गया। हमारे पास में एक फॉर्मूला आ गया e का। इसके लिए देखो कितनी ऊर्जा होगी, इसके लिए हमने लिखी
En2 माइनस En1 बराबर क्या, Hc डिवाइडेड बाय लैम्डा 1। इस केस में लैम्डा 1 है जो हमें ज्ञात करना है। En2 कितना है 5/4 माइनस En1 जो है E बराबर क्या, Hc डिवाइडेड बाय लैम्डा 1। ठीक है, 5/4 में से 1 को घटाओ, E को तो कॉमन ले लोगे तो 5/4 में से 1 को घटाओगे तो कितना आएगा, 1/4 आएगा मेरे हिसाब से। तो ये आएगा 1/4 E बराबर क्या, Hc डिवाइडेड बाय लैम्डा 1। E का मान देखो ये लिखेंगे, तो 1/4 गुणा Hc डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू Hc डिवाइडेड बाय लैम्डा 1। ये रामायण तो खत्म। बताओ भाई लैम्डा 1 बराबर कितना आया, 4 लैम्डा प्रारंभ का 4 गुना। पता चला क्या, क्लियर हो गया। चलो, तो उम्मीद करता हूँ ये रामायण अपनी बैठ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। डन है। चलो, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। सेकंड फिजिक्स के अंदर आपको पता चल गया, हमने आज ऑप्टिक्स को देखा और फिर परमाणु वाले चैप्टर के मोस्टली क्वेश्चन कर लिए। इसमें आप देखोगे तो परमाणु के चैप्टर के ही क्वेश्चंस ज्यादा है, नाभिक के तो मेरे को ऐसा कुछ लगे नहीं, नाभिक के तो दिखे भी नहीं। ठीक है, चलो काम कर लोगे आप। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।